हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 40। इससे पहले ऑलरेडी हमने 39 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है? डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है या 2695 मीटर कह सकते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? बताना है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? तापी, कावेरी, कृष्णा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से एक है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। कृष्णा नदी की और भी सहायक नदियाँ हैं जैसे कि कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। ठीक है, कृष्णा नदी वैसे देखा जाए तो ये महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और कृष्णा का अगर अफवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, कृष्णा नदी देखें तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? बताना है कि कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? पीर पंजाल और काराकोरम पर्वत श्रेणी, जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर की घाटी पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कश्मीर की घाटी पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी से या कह सकते हैं उसके बीच में घिरा हुआ है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि कश्मीर घाटी जो है ना, ये इसके दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी है और इसके उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि कश्मीर घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी डिटेल्स और भी यहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, यह लद्दाख को कश्मीर की घाटियों और चिनाब नदी से अलग करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वो नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है खाली स्थान कहलाता है। बताना है कि नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के कारण से होता है या प्रभाव से होता है क्या कहलाता है? वारबंदी प्रणाली, प्रवाह चैनल, लिफ्ट चैनल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखते हैं, नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है प्रवाह चैनल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करें भारत का सबसे ऊंचा बांध के बारे में तो ये टिहरी बांध है जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, वहीं बात करें महानदी पर छेराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है जो कि इसकी लंबाई है 4800 मीटर। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? पीटर्सबर्ग प्रदेश, कोलोराडो प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, एक से अधिक या में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बॉल पीटर्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, रस्ट बॉल या रस्ट बेल्ट ये जो है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है,
ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे लौह उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पीटर्सबर्ग। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताना है पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, सिक्किम, राजस्थान, एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, पिछोला झील राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, पिछोला झील का निर्माता पिछू चिड़ियामार बंजारे ने करवाए थे। इस झील को महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने और विस्तार करवाया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, इस झील पर 4 द्वीप हैं। ठीक है, 4 द्वीप, एक है जग निवास, एक है जग मंदिर, एक है मोहन मंदिर और एक है यहाँ पे अरसी विलास। ठीक है, ये 4 हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से खालिस्तान का हिस्सा था। बताना है पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से खालिस्तान का हिस्सा था। मणिपुर, सिक्किम, असम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से असम का हिस्सा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि 21 जनवरी 1971 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अलग राज्य बनाया गया था। कब? 1971 में। ठीक है, और सिक्किम को 1975 में संरक्षित राज्य और फिर पूर्ण राज्य बनाया गया था। ठीक है, बाकी और भी पहाड़ियाँ हैं किस राज्य में स्थित है? जैसे कि गारो, ये मेघालय राज्य में स्थित है। मिरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोलई मलाई ये तमिलनाडु में स्थित है। जबकि डालमा की पहाड़ियाँ ये झारखंड में स्थित हैं। इसका लिस्ट भी यहाँ पे दिया गया होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पेरियार केरल, पंचमढ़ी कर्नाटक, नल सरोवर तमिलनाडु, उपर्युक्त में से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पेरियार केरल में है, बिल्कुल कथन यहाँ पे सही सुमेलित किया हुआ है। ठीक है, पंचमढ़ी के बारे में बात करें तो पंचमढ़ी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। तो ये गलत मैच किया हुआ है, मध्य प्रदेश। ठीक है, बात करें नल सरोवर अभ्यारण्य के बारे में तो ये तमिलनाडु में नहीं है, ये गुजरात में है। तो ये भी मैच सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे मैच नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यारण्य दिए हुए हैं, राष्ट्रीय पार्क दिए हुए हैं। जैसे कि नल सरोवर अभ्यारण्य ये आपका गुजरात में है। ठीक है, तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। घाना राजस्थान में है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है। जबकि वेदांत गल अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। चिल्का अभ्यारण्य तो ये फेमस है, सबको पता होगा, ये उड़ीसा में है। और बांदीपुर भी ये बहुत ही फेमस है, जो कि ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये सभी राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य जरूर याद रखिए कि किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? बताना है कि पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? चिनाब, सतलज, सिंधु, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान सिंधु नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है। भारत के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान के डायमर जिले में सिंधु नदी पर डायमर भाषा बांध बना रहा है। इस बांध से लगभग 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी और 2028 तक ये पूरा होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो आप लोग जानते होंगे कि सिंधु नदी जल समझौते के अंतर्गत, जो कि 1960 में हुआ था, उसके अंतर्गत जितने भी पानी का जो क्षमता है सिंधु नदी का, उसका 20% भाग ही भारत प्रयोग कर सकता है, जबकि 80% भाग पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए। अगला सवाल है, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? बताना है कि महादेव की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, महादेव की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं।
ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सतपुड़ा के बारे में भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे इसी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको देखिए कहाँ पे है ये महादेव की पहाड़ियाँ, आपको कहाँ दिखेगा, ये है आपका महादेव की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके ऊपर है सतपुड़ा और इसी के ऊपर में है विंध्या। ये तीनों देखेंगे कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना है। ठीक है, और ये विंध्या जो रेंज है और ये सतपुड़ा इसी के बीच में बार बार बताते हैं कि यहाँ से एक नर्मदा नदी निकलती है जो कि भ्रंश घाटी में होकर बहती है, और सतपुड़ा और महादेव के बीच से निकलती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। ठीक है, और विंध्याचल जो है ना, विंध्या रेंज, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है सद्भावना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैकाल पठार ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है, बताना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बिहार है। ठीक है, और यहाँ पे इधर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है इस तरीके से, है ना। तो ये बताना है कि ये दोनों जो भाग है ना, ये किस मैदान में के हिस्से हैं। ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निचला गंगा मैदान, या एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो भाग हैं ये मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान विश्व की विशालतम और सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में से एक है। सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र को ग्रेट प्लेन भी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि गंगा के मैदानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश से प्रारंभ होती हैं, और निचला गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश में ये फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा यह मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ मैदान है, ये भी याद रख सकते हैं। और आप लोग तो जानते होंगे कि ये जो यहाँ जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी बनाई गई है उस मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो जो नवीन मिट्टियाँ हैं, उपजाऊ मिट्टी, उसे खादर कहते हैं, जो पुरानी मिट्टी उसे भांगर कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत के अगर देखा जाए कि प्रादेशिक विभाजन के तौर पर, उत्तर भारत के प्रादेशिक विभाजन के तौर पर देखा जाए तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन, एक भावर वाला क्षेत्र, एक तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और एक ये खादर क्षेत्र। खादर, बांगर, भावर और तराई। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है कि गंगा नदी बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जो लगभग बिहार प्रांत के मध्य भाग से प्रवाहित होती हैं। ये प्रभावित नहीं होती हैं, प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये सही है, यहाँ पे गलत है, प्रभावित हो गया है, प्रवाहित होगा यहाँ पे। ठीक है, और गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान पर प्रवेश करती हैं। सी कथन में दे रखा है बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बात करें पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिख रहा है कि गंगा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ये कथन गलत है। ध्यान रखना है यहाँ पे गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। ठीक है, देखेंगे कुछ इस डायरेक्शन में बहती है ना, इस तरीके से, तो इधर से आती है, इधर से उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती हैं इधर चौसा के पास स्थान से। तो यहाँ देखेंगे ये पश्चिम से पूरब की तरफ फ्लो करती हैं, प्रवाहित होती हैं, तो ये कथन गलत है। दूसरा कह रहा है गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान पर प्रवेश करती है, बिल्कुल कथन यहाँ सही है। ठीक है, और बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती हैं, ये भी कथन यहाँ पे सही है। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो बी और सी कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे ये है हमारा गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा यहाँ से इस तरीके से बहती है। ठीक है, इधर आपका ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ठीक है, तो ये बोलोगे इधर पश्चिम, पश्चिम से ये पूरब।
ठीक है, पश्चिम, ठीक है ना, ये पश्चिम, वेस्ट पश्चिम हो गया, तो पश्चिम से इधर ये पूरब की तरफ देखेंगे कि ये बहती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कुल मिलाकर के 12 जिलों से होकर के ये गंगा नदी बहती हैं। वैसे आप लोग जानते होंगे कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लंबा किस जिला में कवर होता है, तो वो है पटना, शायद 99 किलोमीटर के अराउंड है, ठीक है ना। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी बिहार के 9 प्रमंडल में से सिर्फ मगध और कोसी प्रमंडल में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती हैं। यानी कह सकते हैं कि गंगा नदी बिहार के 7 प्रमंडल में से 7 प्रमंडल में गंगा प्रवाहित होती हैं, ठीक है। 2 नहीं होती, 2 प्रमंडल में, कौन कौन, एक मगध और एक कोसी प्रमंडल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था, गंगा, कृष्णा, नर्मदा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है कहीं, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन, ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के बारे में, तो ये याद रखना है कि इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी में स्थित है ये, ठीक है, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में स्थित है गंगा नदी में, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 के बारे में बात करें तो ये उद्योग मंडल और चमकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्र तट नहर के बीच स्थित है ये, ठीक है। तो इतना बातों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि भारतीय अंतर्देशीय प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में स्थित है, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है, 3.9%, 3.5% या 4.2%, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कितना हिस्सा है, 2.4%, कितना है, 2.4% है। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश भी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, बताना है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, कौन सा है, लोनार झील, पिछोला झील, चुलामू झील, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, चुलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 18,000 फीट, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये इसकी ऊंचाई कितना है, 18,000 फीट, और ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है, चुलामू झील। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है, बताना है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है, काकेकस पर्वत चोटी, यूराल, आल्प्स या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, आल्प्स पर्वत जो है, ये श्रृंखला जो है ना, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि यूरोप में नवीन पर्वतों में आल्प्स और काकेकस जो पर्वत है ये प्रमुख हैं, ठीक है। और इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके को क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट हमने लिया है, इसको देख लीजिएगा, जैसे कि फ्रांस से आल्प्स पर्वत इटली को अलग करता है, फ्रांस से जूरा पर्वत और स्विट्जरलैंड को अलग करता है, फ्रांस को बायोजेज पर्वत जर्मनी से अलग करता है, और माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ये भी याद रख सकते हैं, शायद पिछला वीडियो में हमने बता रखा है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, बताना है कि इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। पूरे वर्ल्ड का पूछा जाए तो माजुली द्वीप है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माल्टा, वेलेटा, सिसिली, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप है, ठीक है। सिसिली द्वीप इटली का स्वायत्त प्रदेश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है। यह 3 महाद्वीपों के 21 देशों के साथ सीमा बनाती हैं। हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी याद रखना है। और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो कि आर्कटिक सागर में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिसिली द्वीप। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है,
भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम कब लागू हुआ था? 1900 में, 1975 में, 2000 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि भारत में वायु या प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि तेंदू, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय कर्तीलीय वन में, या फिर शुष्क पर्णपाती वन में, या फिर शुष्क पर्णपाती वन में, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, तेंदू, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन के उदाहरण कुछ हैं जैसे कि रोजवुड, महोगनी, एनी और इबोनी। आर्द्र सदाबहार वन के उदाहरण जैसे कि देवदार, और कांटेदार वन के उदाहरण हैं जैसे कि बबूल, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, प्लास। ठीक है, ये सभी देखेंगे, कैक्टस भी हो सकता है इसमें। तो ये सभी कांटेदार वन के उदाहरण हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और ये आखिरी सवाल है सेशन का। सवाल रहेगा आपके लिए कि बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है रावी और गंगा, ब्यास और रावी, सतलज और रावी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, जैसे ये नदी है, ये नदी बह रही है और एक नदी और यहाँ भी बह रही है, इसी जो बीच का जो क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। आब का अर्थ ही होता है पानी। दोआब क्षेत्र जो मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती हैं। ठीक है, भारत में सबसे प्रसिद्ध दोआब के बारे में बात करें तो ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। ठीक है, गंगा यमुना दोआब जो क्षेत्र है ये भारत में सबसे प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र है। ठीक है, और दोआब क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है कि सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच जो क्षेत्र है उससे सिंध सागर दोआब कहलाता है। ठीक है, सिंध नदी और झेलम नदी के बीच क्षेत्र जो है ना, ये सिंध सागर दोआब क्षेत्र कहलाता है। वहीं बात करें झेलम और चिनाब के नदी के बीच का क्षेत्र को जेच दोआब नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें चिनाब नदी और रावी नदी के बीच का क्षेत्र को तो इसे रेचना दोआब कहते हैं। ब्यास और सतलज नदी के बीच के बारे में बात करें तो इसे कहते हैं बिष्ट दोआब। ठीक है, मैप पर भी देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये जो मैप दिख रहे हैं आप यहाँ पे बहुत सारी नदियों के देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये चिनाब है ना, ये रावी है, ये सतलज है। ठीक है, और ये वाला पूरा चिनाब है, ये वाला नदी देख रहे होंगे झेलम है। ठीक है, ये इंडस सिंधु है नदी है, ये है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये आपका जो है आपका ये झेलम है ना, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी आपका ये वाला क्षेत्र है, और सब ये दूसरा है झेलम नदी। इसके बीच का जो क्षेत्र है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिंधु सागर दोआब। ठीक है, क्या कहते हैं? सिंधु सागर दोआब। ठीक है, इस बाद ये झेलम है, ये वाला झेलम, और इसी के नीचे है चेनाब, ये चेनाब। तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र है आपका ये वाला जो क्षेत्र है ना, तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यहाँ पे इस क्षेत्र वाले को कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जेच दोआब। ठीक है, क्या कहा जाता है? यहाँ पे लिख देते हैं जेच दोआब। ठीक है, याद रखना है इसको। और चेनाब और देखेंगे यहाँ पे रावी नदी है ना, ये देखिए ये रावी नदी है और ये आपका चेनाब है। इसके बीच वाला जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे रेचना, रेचना कहते हैं इसको, रेचना। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसको फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या हम कह रहे हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, पेन थोड़ा सा ज़्यादा मोटा चल रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो आपका है ना सिंधु, ये सिंधु है, इंडस है ये। ठीक है, और यहाँ पे देखने को मिलेगा ये झेलम। ठीक है, तो सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है सिंध सागर दोआब। क्या कहा जाता है? इस वाले पार्ट को कहा जाता है सिंध सागर दोआब। ठीक ना, और ये झेलम है, झेलम और ये चेनाब, तो इसके बीच वाले क्षेत्र को कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, झेलम और चेनाब के बीच को कहा जाता है जेच दोआब, जेच दोआब। ठीक है, इसके बाद फिर ये चेनाब हो गया आपका, ये चेनाब नदी, और ये आपका हो गया रावी नदी। तो इसके बीच वाला क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है रेचना। क्या बोला जाता है? रेचना दोआब। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे कि ये आपका है यहाँ पे ब्यास नदी, ये वाला ब्यास नदी है। ठीक है, अब देखिएगा ये ब्यास नदी और ये सतलज नदी, तो ब्यास और सतलज नदी के जो बीच वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है बिष्ट दोआब। क्या कहा जाता है?
ये दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, इसको कहा जाता है बिस्ट दोआब। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे इसका अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम इसका नोट्स दे देंगे आपको। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास हमने किया है। बाकी देखिएगा वीडियो को, अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हाँ वैसे तो नोट्स में दिया हुआ है, क्या ही दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ नोट्स दिया हुआ है। देखिए, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है सिंध सागर दोआब। ठीक है, और चिनाब नदी और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है रेचना दोआब। ठीक है, और ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है बिस्ट दोआब। ठीक है, तो यहाँ से अब ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर सिंध नदी है, उसी के नीचे आपको झेलम देखने को मिलेगा, उसी के नीचे फिर चिनाब देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी के नीचे रावी नदी देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसी के नीचे ब्यास देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्यास। ठीक है, और उसी नीचे देखने को मिलेगा सतलज। तो इस तरीके से नदियों को क्रम से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।